दिसंबर 1, 1949 को पैब्लो जियो नेग्रो सिटी कोलंबिया में पैदा हुए। इसके वालिद एक गरीब किसान थे और इसकी मदर एक छोटे से स्कूल में टीचर हुआ करती थी। पैब्लो के 7 बहन भाई थे, जिनमें से 2 इससे बड़े और बाकी इससे छोटे थे। पैब्लो के घर में अफराद ज्यादा थे, जबकि इसके घर की इनकम थोड़ी थी, जिसकी वजह से इसे घर में शुरू से ही तंगदस्ती और गुर्बत का सामना करना पड़ा। और यही वो वजह थी कि इसने होश संभालते ही क्राइम की दुनिया में कदम रख लिए। पैब्लो को इसकी मदर की जानिब से इसके उल्टे सीधे कामों में पूरी सपोर्ट हासिल थी। दरअसल वो इसको इसके गलत कामों से रोकने की बजाय इन कामों को प्रोफेशनली करने का मशवरा दिया करती थी। एक बार पैब्लो स्कूल से चोरी करते पकड़ा गया तो इसकी माँ को सब बात की इतला दी गई। तो इस पर इसकी माँ ने इसे मना करने की बजाय कहा कि देखो बेटा, चोरी करना बुरा नहीं है, बल्कि चोरी करके पकड़े जाना बुरा होता है। पैब्लो इस सब के चंद माह बाद मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो गया, जहाँ पर इसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की, जहाँ पर तकरीबन इसने हर किस्म के गैर कानूनी कामों को सर अंजाम दिया था। पैब्लो ने सबके बाद ड्रग माफिया को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पैब्लो को किसी भी सूरत में मिलीनियर बनना था। इसने शुरू के दिनों में ड्रग डिलीवरी का काम शुरू किया, जिससे इसको अच्छे खासे पैसे मिला करते थे, और वो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही मिलीनियर बन गया था। और एक लंबे अरसा तक इसने ड्रग डिलीवरी का ही काम किया, लेकिन फिर एक दिन इसको कोकीन सप्लाई करने का काम मिला। इस डिलीवरी से पहले ही पैब्लो और ड्रग डीलर की किसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई, और बात इतनी आगे बढ़ गई कि इसने इस ड्रग डीलर को गोली मारकर कत्ल कर दिया और कोकीन का बैग लेकर वहां से भाग गया। लेकिन जब इस सब के बाद इसको इस बैग में मौजूद कोकीन की असल प्राइस का पता चला तो ये हैरत में डूब गया, क्योंकि इसकी प्राइस 14 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा थी। और तब इसने फौरी तौर पर फैसला कर लिया कि आज के बाद वो कोकीन सप्लाई करने की बजाय कोकीन खुद सेल करेगा। इसके कुछ अर्सा बाद ही इसने कोकीन स्मगलिंग शुरू कर दी। इसका ड्रग्स का बिजनेस इतना फैला कि कुछ ही टाइम में अमेरिका की 90% कोकीन इसका नेटवर्क अकेले ही सप्लाई किया करता था। और देखते ही देखते इसका कोकीन सप्लाई नेटवर्क इतना पावरफुल हो चुका था कि ये पूरी दुनिया की 80% कोकीन सप्लाई करने लगा। इसके इस खतरनाक नेटवर्क को बाहामास के आइलैंड से ऑपरेट किया जाता था, यानी इसने कोकीन नेटवर्क को चलाने के लिए पूरे का पूरा एक आइलैंड ही खरीद रखा था, जिस पर कोकीन फैक्ट्री के साथ साथ पूरा एक रनवे भी मौजूद था, जहां से रोजाना की बुनियाद पर कई दर्जन छोटे जहाजों के साथ साथ 6 से 7 कार्गो और कमर्शियल प्लेन्स भी रिफ्यूलिंग के बहाने से कोकीन लेकर उड़ा करते थे। ये सिर्फ अमेरिका ही में रोजाना की बुनियाद पर 15,000 केजी कोकीन भेजा करता था, जो कि सालाना 5,40,000 किलोग्राम बनती है। और इस वक्त ये 1 केजी कोकीन $70,000 की बेचा करता था। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ अमेरिका ही में सालाना $378 बिलियन की कोकीन बेचा करता था। और ये तो सिर्फ वो कोकीन है जो वो अमेरिका में सेल किया करता था। ऐसे ही अमेरिका की तरह वो दुनिया के बाकी तमाम कंट्रीज में जो कोकीन स्मगल किया करता था वो अलग है, जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। इसके इस ड्रग्स के बिजनेस में अगर कोई टांग अड़ाने की कोशिश किया करता तो यहाँ तो ये इसे पैसे देकर खरीद लिया करता था, या तो इसको कत्ल करवा दिया करता था। इसने 4500 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को कत्ल करा दिया था, जिनमें 200 से ज्यादा जजेस शामिल थे, और बाकी के लोग पुलिस और दीगर फोर्सेस से ताल्लुक रखते थे। इसने ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए सबमरीन्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी खरीद रखे थे। जब इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था तो इसके पास से 2 सबमरीन्स, 140 प्लेन्स, 20 हेलीकॉप्टर्स और 32 यार्ड्स और इसके अलावा 132 ऑफिस भी जब्त किए थे, जिनका इस्तेमाल वो ड्रग को डिलीवर करने के लिए किया करता था। इसका ड्रग्स का बिजनेस इतना आगे बढ़ चुका था कि सिर्फ इसकी एक दिन की इनकम तकरीबन $60 मिलियन थी, और अगर इनको कैलकुलेट किया जाए तो ये साल के तकरीबन $22 बिलियन बनते हैं। इसके इतना बड़ा ड्रग स्मगलर होने के बावजूद भी इसको लोकल लोगों की पूरी सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि वह मेडलिन के लोगों की भरपूर मदद किया करता था। यहाँ तक कि इसने कई हजार लोगों के लिए घर भी बनवाए थे, और ऐसे लोगों को भी हर महीने पैसे भेजा करता था जो कि माजूर हुआ करते थे। और कई बेरोजगार लोगों को किसी न किसी काम के लिए अपने साथ रख लिया करता था, जिसकी वजह से कोलंबियन लोग इसे रॉबिन हुड भी कहा करते थे। अगर पैब्लो की दौलत की बात करें तो पैब्लो एस्कोबार के पास सारी दौलत ब्लैक होने की वजह से हार्ड कैश यानी नोटों की सूरत में मौजूद थी। पैब्लो अपने पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 से ज्यादा की रबर बैंड खरीदा करता था, जो कि मौजूदा टाइम में पाकिस्तानी 2,86,000 रुपए की रकम बनती है। इन पैसों को रखने के लिए इसने बड़े बड़े
डैम्स बनवाए हुए थे जिनके अंदर इस कैश को स्टोर किया जाता था। इन स्टोर किए गए पैसों का सालाना 10% या तो चूहे खा जाते थे या तो नमी की वजह से गल सड़ जाता था। कहा जाता है कि रोजाना की बुनियाद पर आने वाले पैसों को गिन पाना मुश्किल था, इसलिए पैसों का वजन करके इनकी गड्डियां बनाई जाती थी। पैब्लो एस्कोबार के बेटे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक बार पुलिस से बचने के लिए पैब्लो ने सारी फैमिली समेत मैडलिन के पहाड़ों में पनाह ले रखी थी जहां इसकी बेटी को सर्दी लग रही थी। पैब्लो को जब हीट पैदा करने के लिए कोई ऐसी चीज ना मिली कि जिसको जलाकर गर्मी पैदा की जा सके तो इसने फौरी तौर पर अपने बैग से $2 मिलियन निकाले और इनको आग लगा दी ताकि इसकी बेटी सर्दी से बच सके। फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से इसको 1989 में दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। कहा जाता है कि पैब्लो को इस बात का अंदाजा हो गया था कि गवर्नमेंट इसको मारने या गिरफ्तार करने की मंसूबाबंदी कर रही है, तो इसने इस सब से बचने के लिए कोलंबियन हुकूमत को ऑफर की कि अगर इस पर लगे तमाम इल्जामात को और इस पर जितने भी केसेस हैं इनको क्लोज कर दिया जाए तो वो मुल्क का सारा कर्जा उतार देगा। लेकिन कोलंबियन हुकूमत ने इसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद इसने पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने की सोची, मगर इस सब से भी पैब्लो को कोई हल निकलता नजर ना आया, तो इसने सरेंडर करने का फैसला किया और गवर्नमेंट के सामने शर्त रखी कि अगर इसे इसकी खुद की बनाई गई पर्सनल जेल में कैद किया जाए तो वो अपनी गिरफ्तारी दे देगा। और हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत ने इसकी पावर और वेल्थ को मद्देनजर रखते हुए इसकी ये शर्त को मंजूर कर लिया, जिसके बाद पैब्लो ने ला कैथेड्रल नामी जेल बनवाई जो कि बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल के जैसी थी और डील के मुताबिक इसको इसकी बनाई गई जेल में कैद कर दिया गया। पैब्लो फिर भी इस जेल में रहते हुए ही अपने ड्रग्स का बिजनेस चलाता रहा, यानी वो इस जेल में रहते हुए भी आजादी से अपना काम सरअंजाम दे रहा था। और जब ये सब बात अमेरिकी गवर्नमेंट तक पहुंची तो इसने कोलंबियन हुकूमत पर प्रेशर डाला कि सब को बंद करवाया जाए, जिसके बाद कोलंबियन हुकूमत ने भी तंग आकर पैब्लो को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिसकी खबर किसी तरह पैब्लो तक पहुंच गई, जिसके बाद वो अपने चंद साथियों के साथ फौरन जेल से फरार हो गया। जिस सब के बाद गवर्नमेंट ने पैब्लो को ढूंढने के लिए सर्च ब्लॉग नामी टीम बनाई, लेकिन फिर भी पैब्लो को ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन सा काम बन गया था। लेकिन इस सब के चलते पैब्लो ने एक छोटी सी मिस्टेक की जिसकी वजह से इसकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया। इसने 2 दिसंबर 1993 को अपने छोटे बेटे से बात करने के लिए अपनी वाइफ के फोन पर कॉल की, जिसकी वजह से पैब्लो की लोकेशन पुलिस, CIA और सर्च ब्लॉग नामी फोर्सेस को मिल गई और 2 दिसंबर 1993 को 44 साल की उम्र में एक्सचेंज फायरिंग के दौरान पैब्लो मारा गया। इसकी मौत की खबर सुनकर कोलंबियन लोग सड़क पर निकल आए, जिनको कंट्रोल करने के लिए आर्मी और पुलिस को आना पड़ा। ये लोग काफी गुस्सा और गमजदा भी थे क्योंकि वो लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प किया करता था, जिसकी वजह से लोकल लोग इसको बहुत ही प्यार किया करते थे। लेकिन फिर यहाँ पर इसके 16 साल ड्रग स्मगलिंग कैरियर का इख्तिताम हो गया। आपने इसकी जिंदगी से क्या सबक सीखा हमें भी जरूर बताएं। शुक्रिया।